नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बी एन के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज वीडियो की जो चर्चा करेंगे, एक तो आईआईपी के जो आंकड़े आए हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ के, क्या वे आंकड़े बता रहे हैं आज हिंदुस्तान जिंक में इतनी क्यों गिरावट हुई, और मेटल से रिलेटेड स्टॉक में जो उतार चढ़ाव रहा दिन भर, उसके ऊपर जो चर्चा कर लेंगे कि क्या है बड़ी वजह। सबसे पहले अमेरिका से शुरुआत कर लेते हैं। अमेरिका के बाजार अच्छे खासे मतलब बढ़त के साथ में भी वर्तमान में कारोबार कर रहे हैं। आखिर इसमें खुशी किस बात की है? खुशी है वहाँ पे जो फेडरल बैंक है ना, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही वहाँ पे फेडरल बैंक है। और फेडरल बैंक के आज ना तुम्हारा जो वहाँ पे रेट कट हो सकता है, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो आज क्या उनका ब्याज दरों पे फैसला आने वाला है, इसलिए अमेरिका के जो बाजार है उनके अंदर अच्छी खासी धूमधाम से चल रही है। इसीलिए ये कारण है जो अमेरिका के बाजार चढ़ रहे हैं। अगर बात करोगे लंदन के बाजार की, तो लंदन के बाजार हो, पेरिस के बाजार हो, या जर्मनी के बाजार हो, चाहे हो तुम्हारा हांगकॉन्ग, ये बाजार ना ऊपर ना नीचे ना आगे ना पीछे, मतलब न जाने खुलने के लिए तैयार नहीं है। सो 10 से 15 पॉइंट ऊपर और 10 से 15 पॉइंट नीचे के आसपास कारोबार कर रहे हैं। अगर बात करोगे जापान के बाजार की, तो 293 पॉइंट गिर के कारोबार कर रहे हैं जापान का बाजार। हांगकॉन्ग का बाजार 87 पॉइंट गिरा हुआ है, और जो चाइना का बाजार है, चाइना का बाजार 83 पॉइंट गिरा है। आज मेटल से बात कर लेते हैं कि जो मेटल से रिलेटेड स्टॉक है, हिंदुस्तान जिंक है, वो गिरा क्यों है। अल्टीमेटली क्या है कि जो ये हिंदुस्तान जिंक है ना, ये सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूसर है। कॉपर मतलब चांदी। और चांदी में जो गिरावट आ रही है वो क्यों आ रही है? वो आ रही है सबसे पहले चांदी का जो अगर बात करोगे एमसीएक्स का, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का, तो 1,72,000 का हाई मारा था। आज एमसीएक्स पे भी चर्चा कर लेंगे कि एमसीएक्स भी आज 4 घंटे मतलब लेट खुला, 1 बज के कुछ मिनट पे खुला। हो सकता है सेबी इस पर भी कोई रिपोर्ट मांग ले कि भाई लेट क्यों खोला। दूसरी बात कर लेंगे कि यार ये आखिर क्यों गिर रहा है, कारण क्या है। कारण ये है कि देखो इस भारत में सबसे ज़्यादा अगर चांदी प्रोड्यूसर की बात करोगे, तो सबसे बड़ी चांदी प्रोड्यूसर है तुम्हारा हिंदुस्तान जिंक। और चांदी में जिस तरह से गिरावट आ रही है, वो कहीं ना कहीं स्टॉक के मूवमेंट को नेगेटिव की ओर ले जा रही है। बस समझो, ऐसा नहीं है कि आज स्टॉक 10% या 5% या 2% स्टॉक नीचे गिर गया तो कंपनी कल 2 किलो चांदी निकाली थी, आज 1 किलो निकालेगी, ऐसा थोड़ी है। कंपनी का जो हार्डकोर बिजनेस है, जो उसके पीछे लगा है, माने शेयर क्या है, वो शेयर तो पर डे लिक्विड है, वो तो पर डे आपको ट्रेड हो रहा है। लेकिन जो बिजनेस है ना, जो माइनिंग है ना, जो चल रही है, वो उसके पीछे चली है। एक फर्टिलाइजर से रिलेटेड भी अच्छे स्टॉक खबर आई है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। तो इसीलिए जो हिंदुस्तान जिंक के अंदर या हिंदुस्तान कॉपर के अंदर जो गिरावट आ रही है, ये महज एक खरीदारी का मौका है। कुछ दिन में आपको ये जितनी माइनिंग से रिलेटेड कंपनियां हैं, ये आपको ऊपर मिलेंगी। मैं कोई भी खरीदना बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही खरीदी बिक्री करें। अगर बात करोगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ के, तो आईआईपी के जो आंकड़े आए हैं वे बढ़िया आ गए हैं। 4.8% का इंडक्शन प्रोडक्शन ग्रोथ रहा है। इंडस्ट्री प्रोडक्शन ग्रोथ आईआईपी, मतलब ये है कि 4.5% के दर से मतलब बढ़त देखने के लिए मिली है। पहली बात तो ये है। दूसरा, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़त है वो और अच्छी रही है। माइनिंग की बढ़त इस बार अब जो आएगा आंकड़ा, वो अच्छी आएगी। कारण सबसे बड़ी ये है कि जब भी आई पे आंकड़ा आता है, वो हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है ना, जो हमारी कंपनियों में काम चल रहा है ना, उसकी ग्रोथ क्या है। तो 4.5-5% है, अच्छी है ना, जो कोई बात नहीं है। सोने की अगर बात करोगे साथियों, तो सोना 1,19,000 में वर्तमान में भी कारोबार कर रहा है। 3,000 के आसपास, 2,000 के आसपास की गिरावट देखने के लिए मिली है। चांदी तुम्हारा 1,44,000 प्रति केजी पर आ गई है। मतलब चांदी भी अभी, एक बात बताओ, डबल हो गया था सोना चांदी, और उसके बाद में फिर वो थोड़ा 10-20-30% हो गया, तो करेक्शन आना स्वाभाविक है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर क्रूड ऑयल की बात करोगे, तो $62 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल आ गया है। बात करोगे रुपये की, तो 88.28 पैसे में रुपया कारोबार कर रहा है, मतलब डॉलर के अगेंस्ट। उसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये है, देखो जब हमारा रुपया कमज़ोर होता है ना, तो रुपया कमज़ोर होने के साथ साथ ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि बाज़ार में प्रेशर आ जाता है ऊपर से। दूसरा, चाइना और अमेरिका की जो डील हो रही है ना, उससे भी सोना और चांदी के ऊपर जो है दबाव बन रहा है। सोना चांदी जो गिर रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं चाइना और अमेरिका के साथ में जो दोनों के जो संबंध खराब हो रहे थे ना, वो संबंध सुधरते जा रहे हैं। तो उसका रिफ्लेक्ट देखने के लिए मिल रहा है आपको सोना और चांदी में। अल्टीमेटली सोना और चांदी को चाइना बड़े बड़े लेवल पे, बल्क के लेवल पे डिमांड ला रहा था। मतलब आप समझो सप्लाई लिमिटेड है। जैसे सोने की अगर बात करोगे, तो 3800 मेट्रिक टन प्रति एनम की, प्रति साल की सोने की मतलब प्रोडक्शन है।
और आप 4000 की मेट्रिक टन तो नॉर्मल डिमांड रहती है, तो 2 लाख 2 हज़ार के आसपास में 2000 मेट्रिक टन की हमेशा डिफ़ॉल्ट बना रहता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर कोई देश ना बड़े लेवल पे सोना उठाना चालू कर दे, पर तो उसमें डिमांड और सप्लाई में गैप हो जाता है, जैसे अभी चांदी में देखने के लिए मिला। फिजिकली रूप में सुनारों के पास में चांदी नहीं थी, और डिजिटली रूप में लोगों के पास में जो चांदी के ना ईटीएफ पड़े थे। तो इसी कारण आपने देखा होगा कि जो ईटीएफ के भाव है ना, वो कहीं और ही पहुंच गए थे सिल्वर ईटीएफ पे। फिजिकली तो आपको 8-8 दिन का गैप रखना पड़ रहा था। अगर आप 2 लाख रुपए लेके गए हो, 1,90,000 रुपये लेके गए हो, तो आप 1,90,000 रुपये दो, उसके बाद आपको कुछ दिन रुकना पड़ेगा, 8 दिन, उसके बाद आपको चांदी मिलेगी। ये स्थिति आ गई थी, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ी मंडी है तुम्हारा लंदन का बाजार, और लंदन के बाजार में चांदी फिजिकली रूप में शॉर्ट हो गई। तो यही देखने के लिए मिला आपको की जो परिस्थिति है। फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो खबर आई है, फर्टिलाइजर वालों की जो रबी की फसल को देखते हुए जो सरकार है, सरकार की कैबिनेट सरकार ने लगभग 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। अब देखो ये क्या है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या देखने के लिए मिलेगा। जितने भी तुम्हारा फर्टिलाइजर से रिलेटेड स्टॉक है, जैसे दीपक फर्टिलाइजर है, किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने की साथ में कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने वित्तीय सलाहकार से लेकर पूछना, जो वो बोले वही खरीदना है। और जैसे दीपक फर्टिलाइजर है या स्पेशल फर्टिलाइजर के से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं या वो उन कंपनियों के लिए एक ये बूस्टर डोर है। क्योंकि बहुत से आपने देखा होगा ना, बहुत से जो स्टॉक है ना, वो आज फर्टिलाइजर से रिलेटेड चल पड़े, जो काफ़ी दिन से नहीं चल रहे थे। चाहे तुम्हारा उसमें गुजरात है नर्मदा स्पेशल फर्टिलाइजर हो, चाहे तुम्हारा दीपक फर्टिलाइजर हो, चाहे तुम्हारा SRF हो, चाहे तुम्हारा चंबल फर्टिलाइजर हो, जितनी भी फर्टिलाइजर से रिलेटेड कंपनियां हैं ना, वो एकदम से चल पड़ी। उसके पीछे कारण ये रहा कि जो सरकार ने अभी मंजूरी दी है ना, वो मंजूरी दे दी है तुम्हारा 37,952 करोड़ रुपये की। 37,952 करोड़ रुपये कम नहीं होते। अगर सरकार सब्सिडी दे रही है, तो ये समझ लो कि आपको बूस्टर डोज दे रही है। दूसरा, आज जो तुम्हारा श्री सीमेंट के नतीजे आए हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब अनुमान से बेहतर आ गए हैं। जिंदल स्टील के नतीजे आए हैं, वो भी अनुमान से बेहतर आए हैं। दूसरी तरफ जो डील जिस तरफ ले जा रही है, वो भी एक पॉजिटिव वे में ले जा रही है। भाई स्टॉक मार्केट अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है। किसी कंपनी का आप हिस्सा खरीद रहे हो, किसी बिजनेस को आप अगर ओन करते हो या किसी बिजनेस को ओन करना चाहते हो, और वो आप फिजिकली रूप में नहीं कर सकते, तो वो उस बिजनेस का आप कुछ शेयर खरीद सकते हो, कुछ हिस्सा खरीद सकते हो, तो उसे आप शेयर बोलते हो। अल्टीमेटली 90% लोग जो FNO में इसलिए मतलब खराब स्थिति में पहुंच जाते हैं, या मतलब मनी अपनी गंवा देते हैं। कारण ये है कि जब तक आप किसी चीज़ को जानोगे नहीं, जब तक पता नहीं है कि वो है क्या या उसको काम कैसे करता है। जैसे बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं कि भाई साहब, BSC का या CDSL का, NSDL का, या जो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बिजनेस है, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। मेरे भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो ज़्यादा रहेगा। अल्टीमेटली ये देखो ना, उनके पीछे हार्डकोर बिजनेस क्या है। भाई वो एक प्लेटफॉर्म दे दिया उन्होंने। प्लेटफॉर्म से मान लो किसी से सपोज करो, आपको ट्रेड कराने के, जैसे MCX मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज है, या BSC है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, या IEX है, इंडियन एक्सचेंज है। ये क्या है कि एक ट्रेड करा रहे हैं, है ना, एक दूसरे के बीच में ट्रेड करा रहे हैं। और अगर इन्होंने इस ट्रेड कराने के लिए किसी से 100 रुपये लिए, तो 100 रुपये में से मान लो इनके 2 रुपये खर्च हो गए, या सपोज करो 10 रुपये खर्च हो गए, तो इनका 90 रुपये बचा। तो आपको देखने से लगेगा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो 90 रुपये का, तो मतलब 100 रुपये में से 90 रुपये जेब में रख लें। मैं तो भाई, ये ट्रेड वाला बिजनेस है, ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है। इनमें आप ये देखो कि यार अल्टीमेटली जो बिजनेस को आप निवेश कर रहे हो ना, वो धंधा क्या करता है। मैं सिंपल बोलता हूँ कि आप हार्डकोर धंधे को समझो कि वो बिजनेस काम क्या करता है। जब तक आप काम को नहीं समझोगे, तब तक नहीं बन पाएगी बात। जैसे IEX की बात करें, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, तो IEX पे 1 लाख मतलब 143 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। अभी देखा तो उसमें क्या था कि मनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के तहत, जैसे जिस दिन आपने देखा हो 211 रुपये के आसपास में IEX चल रहा था, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, तो वो एकदम से गिर के 160 के आसपास आ गया था। तो किसी के पास में, चूंकि FNO में है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो जो डिलीवरी में रहता है उसकी बात अलग रहती है, लेकिन FNO में स्टॉक का कुछ नहीं पता, वो 30% गिर जाए, 40% गिर जाए। अगर वो स्टॉक डिलीवरी का है, वो FNO में नहीं है, तो उसमें एक लोअर सर्किट की एक सीमा होती है कि अगर मान लो कोई डिलीवरी का स्टॉक है और वो 5% गिर गया, तो 5% गिर के उस पर लोअर सर्किट लग जाएगा, मतलब उसके नीचे नहीं गिरेगा वो, है ना। और अगर वो FNO का स्टॉक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है, तो उसकी कोई सीमा नहीं है कि वो 20% गिर के फिर भी उसके बाद भी 20% गिर जाए। तो किसी के पास में इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी कि भाई BSC के बारे में, सॉरी, IEX के बारे में नेगेटिव खबर आने वाली है।
तो नेगेटिव खबर आने वाली है, तो उसने क्या किया, जिस समय 213 214 के आसपास आईएक्स चल रहा था, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, उसने उसी समय उसकी शॉर्ट की पोजीशन बना ली। और शॉर्ट की पोजीशन बना ली तो मतलब उदाहरण से बता रहा हूँ मैं मतलब पर्टिकुलर दावे के साथ नहीं बोल रहा। अगर उसने सपोज करो 1 करोड़ शेयर शॉर्ट कर दिए या पुट खरीद ली, तो 1 करोड़ का मतलब ये है, अगर 40 रुपया भी मोटा मोटा 50 रुपये भी टूट गया स्टॉक, तो 1 करोड़ का मतलब है 50 करोड़ रुपया उसको शुद्ध लाभ हो गया। तो मैं क्यों बोलता हूँ कि आप किसी भी हार्डकोर बिजनेस को देखो, बिजनेस नहीं देखोगे तो उलझ जाओगे। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में ना अभी बहुत बड़ा कठिन माहौल चल रहा है। अगर आप पुराने निवेशक हो, आप सोच रहे हो यार अब किसी में भी पैसा डालो बन जाएगा, नहीं बनेगा। थीम पकड़नी पड़ेगी, सरकार का फोकस किस तरफ है ये देखना पड़ेगा, सरकार अपना पैसा किस तरफ लगा रही है ये देखना पड़ेगा। अभी तो सरकार का जो ध्यान है वो 8वें पे कमीशन पर। सरकार ने जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है उनके लिए एक आयोग का गठन कर दिया है, जो 8वां पे आयोग है, जो अब उनकी विवेचना करेगा और शायद इससे लगभग काफ़ी जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उन्हें फ़ायदा होने वाला है। 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर उस आपसे पर्सनली बोलता हूँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आप कम से कम किसी वित्तीय सलाहकार के साथ जाओ, और नहीं तो आप नुकसान कर लोगे, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है दोधारी तलवार। ये आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, आगे चल गई तुम्हारी बल्ले बल्ले, पीछे चल गई तो किसी और की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इसलिए ना हमेशा कम लेवरेज रहें और सावधानी से चलें, वित्तीय सलाहकार से बिना पूछे कोई काम ना करें। फाइनेंस की दुनिया में 90% लोगों के जो कोलैप्स होने के पीछे कारण होता है वो होता है उनकी जानकारी की कमी, या मतलब उनके जो जानकारी का अभाव। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आपको जो भी डिसीजन लेना है वो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लेना है। अगर आपको शेयर खान के साथ डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो नीचे दिए गए डिस्कशन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।